एक अजीब और अनसुलझी घटना की वजह से दुनिया के अलग अलग हिस्सों में लोग अचानक रहस्यमय तरीके से गायब होने लगते हैं। आसमान में उड़ते हवाई जहाज एकदम खाली मिलते हैं। सड़कों पर तेज रफ्तार में चल रही गाड़ियां अचानक बीच सड़क पर रुक जाती हैं और चारों ओर हड़कंप मच जाता है। कहानी की शुरुआत क्लोई से होती है, जो न्यूयॉर्क एयरपोर्ट पर अपनी मां आइरीन को फोन कर बताती है कि वो घर वापस आ रही है। तभी उसे पता चलता है कि उसके पिता की बर्थडे पार्टी रद्द कर दी गई है क्योंकि उन्हें अचानक काम पर बुला लिया गया। उसके पिता एक पायलट हैं, इसलिए क्लोई एयरपोर्ट पर ही रुकने का फैसला करती है। उसी समय एयरपोर्ट पर एक टीवी रिपोर्टर कैमरन उससे मिलता है। वहीं एक ईसाई महिला क्लोई को ये समझाने की कोशिश करती है कि वो अपने जीवन में यीशु को अपनाए। वो कहती है कि रोजाना होने वाली दुखद घटनाओं के पीछे भी ईश्वर की कोई योजना होती है, लेकिन क्लोई उसकी बात बीच में ही रोक देती है और कहती है कि अगर भगवान निर्दोष लोगों को उनके पुराने पापों की सजा दे रहे हैं तो ये ठीक नहीं है। महिला वहां से चली जाती है और कैमरन क्लोई को उसकी मदद के लिए धन्यवाद देता है। इसी दौरान एयरपोर्ट की पार्किंग में कैमरन के पिता रिफर्ड अपनी शादी की अंगूठी उतारते हैं और स्टुअर्ट हेडी से मिलने की ओर बढ़ते हैं। जब रिफर्ड एयरपोर्ट में प्रवेश कर रहे होते हैं तो उनकी नजर क्लोई पर पड़ती है और वे उसे गले लगाने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन क्लोई खुश नहीं होती क्योंकि उसने अपने पिता को पहले एक एयर होस्टेस के साथ छेड़छाड़ करते हुए और फोन पर उससे बात करते हुए देख लिया था। उसके माता पिता के रिश्ते में पहले से ही दरार थी और हालात और खराब हो चुके थे। क्लोई नोटिस करती है कि उसके पिता ने शादी की अंगूठी नहीं पहनी है। उसे शक होता है कि उसके पिता का काम वाला बहाना असल में हेडी से मिलने का तरीका है। रिफर्ड उसकी बात को नजरअंदाज कर देते हैं और अपनी कार की चाबियां उसे पकड़ा देते हैं। इसके बाद क्लोई कैमरन के साथ कॉफी पीने के लिए तैयार हो जाती है। दोनों बात करते हैं कि लोग दुख और मुसीबत में भी किस तरह भगवान का शुक्रिया अदा करते हैं। तभी एक कर्मचारी कैमरन को लंदन के 2 टिकट थमा देता है। क्लोई तुरंत समझ जाती है कि उसके पिता ने ये यात्रा पहले से प्लान कर रखी थी और अचानक काम पर बुलाए जाने वाली कहानी झूठ थी। दुखी होकर वो टिकट कैमरन को देती है और कहती है कि ये टिकट उसके पिता को दे दे। क्लोई फिर अपने पिता की कार के पास जाती है और वहां उसे उनकी शादी की अंगूठी मिलती है। घर लौटकर क्लोई अपने भाई रेमी से मिलती है और अपनी मां आइरीन से बात करती है। शुरुआत में सब ठीक रहता है, लेकिन जैसे ही क्लोई एयरपोर्ट वाली बात बताती है, माहौल तनावपूर्ण हो जाता है। आइरीन उसे धार्मिक बातें समझाने लगती है, जिससे क्लोई नाराज होकर घर से बाहर चली जाती है। क्लोई अपने छोटे भाई रेमी को साथ लेकर मॉल पहुंचती है। रेमी अपने माता पिता को लेकर परेशान होता है, लेकिन क्लोई उसे भरोसा दिलाती है कि सब ठीक हो जाएगा। दोनों एक दूसरे को गले लगाते हैं। तभी अचानक तेज रोशनी चमकती है और वो देखती है कि रेमी उसके कपड़े छोड़कर गायब हो गया। आसपास अफरा तफरी मच जाती है। लोग देखते हैं कि उनके अपने प्रियजन अचानक लापता हो गए हैं। एक कार जिसका ड्राइवर गायब हो जाता है सीधे टकरा जाती है। मॉल के अंदर भी लोग गायब हो चुके हैं। घबराए हुए लोग मौका पाकर दुकानों को लूटना शुरू कर देते हैं। बाहर सड़कों पर भारी ट्रैफिक जैम हो जाता है। गायब हुए लोगों के कारण हालात बिगड़ते जाते हैं। इसी बीच विमान में बैठे रेफर्ड कॉकपिट से छुपके से निकलकर हैटी से मिलने जाते हैं और उसे कैमरन वाला दिए गए टिकट दिखाते हैं। तभी अचानक विमान जोर से हिलने लगता है। यात्री घबराकर देखते हैं कि उनमें से कई लोग रहस्यमयी तरीके से गायब हो गए हैं। विमान की ऊंचाई अचानक कम होने लगती है तो यात्रियों में घबराहट फैल जाती है। रेफर्ड कॉकपिट में भागकर वापस आता है और देखता है कि उसका सह पायलट भी गायब हो चुका है। वो तुरंत विमान का नियंत्रण अपने हाथ में ले लेता है। कैमरन सब कुछ रिकॉर्ड करने लगता है, जबकि यात्री लगातार कॉकपिट का दरवाजा खोलने की मांग कर रहे होते हैं। कैप्टन हैटी उन्हें शांत करने में नाकाम रहती है और कैमरन उसकी मदद करता है। तभी अचानक केबिन का दबाव गिर जाता है और ऑक्सीजन मास्क नीचे आ जाते हैं। यात्री सांस लेने में परेशान हो जाते हैं, लेकिन धीरे धीरे स्थिति संभल जाती है। रेफर्ड रेडियो से मदद मांगने की कोशिश करता है, लेकिन कहीं से कोई जवाब नहीं आता। सभी फोन भी बंद हो चुके होते हैं। आखिरकार वो अपनी आधिकारिक आवाज का इस्तेमाल करके यात्रियों को शांत करता है और याद दिलाता है कि घबराहट उनकी सबसे बड़ी दुश्मन है। कुछ देर बाद हैटी को एहसास होता है कि उसकी साथी एयर होस्टेस भी गायब हो चुकी है। वो कॉकपिट में आकर रोने लगती है और रेफर्ड उसे सांत्वना देता है। इस बीच कैमरन फिर से यात्रियों से सवाल जवाब करने लगता है कि उन्होंने क्या देखा। लोग बताते हैं कि गायब होना अचानक हुआ, बस कपड़े और चीजें पीछे रह गईं। एक महिला घबराकर बाथरूम में जाती है और वापस आकर बार बार कहती है कि ये सब असली नहीं है। कैमरन उसे शांत करने की कोशिश करता है। वहीं एक मुस्लिम यात्री प्रार्थना शुरू करता है, लेकिन दूसरे यात्री उससे बहस छेड़ देते हैं। हालात बिगड़ने से पहले ही रेफर्ड घोषणा करता है कि वो विमान को वापस न्यूयॉर्क ले जा रहा है। इसी दौरान न्यूयॉर्क में क्लोई मॉल से निकलने की कोशिश करती है। भीड़ और भगदड़ में धक्का मुक्की झेलते हुए वो बाहर पहुंचती है। वो अपने भाई रेमी को ढूंढ रही होती है, लेकिन तभी एक छोटा विमान क्रैश होकर जमीन पर गिरता है और सीधे रेफर्ड की कार को नष्ट कर देता है।
मजबूर होकर क्लोई पैदल ही रास्ता पकड़ती है। रास्ते में 2 बाइक सवार उसके भाई का बैग छीनकर भाग जाते हैं। क्लोई उन्हें रोक नहीं पाती। आगे पुल पर एक स्कूल बस एक्सीडेंट कर नदी में लटक जाती है। क्लोई तुरंत यात्रियों की मदद के लिए दौड़ती है, लेकिन बस के अंदर उसे कोई नहीं मिलता। थकी हुई क्लोई शहर की ओर चलती है और घर पर कॉल करने की कोशिश करती है, लेकिन कोई जवाब नहीं मिलता। चारों ओर अफरा तफरी, हादसे और घायल लोग होते हैं। एक एम्बुलेंस वहां पहुंचती है तो क्लोई दौड़कर देखती है कि शायद रेमी उनमें हो, लेकिन पुलिस उसे पीछे धकेल देती है और क्लोई निराश होकर आगे बढ़ती जाती है। शहर में एक ज्वेलरी शॉप का कांच का दरवाजा अचानक जोरदार धमाके से उड़ जाता है। अंदर घुसे लुटेरों में से एक मरा हुआ बाहर फेंक दिया जाता है। घबराया हुआ कर्मचारी बंदूक लेकर बाहर आता है और क्लोई पर तान देता है। क्लोई किसी तरह भाग निकलती है और अस्पताल पहुंच जाती है। अस्पताल में भी अराजकता का माहौल है। लोग अपने गायब हो चुके प्रियजनों की तलाश में भागदौड़ कर रहे हैं। क्लोई टीवी पर देखती है कि न्यूज चैनल कह रहे हैं दुनिया का अंत आ चुका है। पता चलता है कि सिर्फ अमेरिका ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में लोग अचानक लापता हो गए हैं। अस्पताल में घुसने के लिए क्लोई पीछे से एक कांच तोड़कर अंदर जाती है और नर्सरी तक पहुंचती है। वहां वो देखती है कि सारे नवजात शिशु गायब हो चुके हैं। एक मां रोते हुए बताती है कि बच्चों के साथ साथ सभी उम्र के लोग दुनिया भर से अचानक गायब हो गए हैं। उधर हवा में उड़ रहे रेफॉर्ड को सामने से आ रहा एक और विमान दिखाई देता है। वो उससे संपर्क करने की कोशिश करता है, लेकिन कोई जवाब नहीं मिलता क्योंकि उस विमान के दोनों पायलट गायब हो चुके होते हैं। सिर्फ कुछ यात्री बचे हैं। रेफॉर्ड टक्कर से बचने के लिए अपने विमान को मोड़ने में कामयाब रहता है, लेकिन उसका पंख दूसरे विमान से टकरा जाता है। कैमरन खिड़की से देखता है कि वो दूसरा विमान आग की लपटों में गिरकर गिर रहा है। इस हादसे से घबराए यात्री शक करने लगते हैं कि शायद ये किसी बम धमाके की वजह से हुआ है। वे एक मुस्लिम यात्री का बैग चेक कराते हैं, लेकिन उसमें सिर्फ एक इलेक्ट्रिक टूथब्रश मिलता है। किसी और यात्री का कहना है कि इंसानों के पास इतनी ताकत ही नहीं है, शायद लोगों को एलियंस उठा ले गए हैं। इसी बीच हैटी और कैमरन नोटिस करते हैं कि विमान के पंख पर कुछ गड़बड़ है। वे तस्वीर लेकर रेफॉर्ड को दिखाते हैं। पंख मुश्किल से टिक रहा है और किसी भी समय टूट सकता है। ऑटो पायलट भी काम नहीं कर रहा, इसलिए रेफॉर्ड कॉकपिट नहीं छोड़ सकता। वो कैमरन को भेजता है कि जाकर देखे पंख से कुछ गिर तो नहीं रहा। जांच करने पर कैमरन कंफर्म करता है कि विमान का ईंधन भी तेजी से कम हो रहा है। यात्री और घबरा जाते हैं। एक महिला चिल्लाने लगती है कि वो वापस वहीं जाना चाहती है जहां उसका बच्चा गायब हुआ था। तभी अचानक पंख में आग लग जाती है और विमान बुरी तरह हिलने लगता है। पान और कैमरन लोगों को शांत रखने की कोशिश करते हैं। रेफॉर्ड भी घोषणा करता है कि घबराहट की जगह सबको शांति बनाए रखनी होगी। फिर वो कैमरन को बताता है कि अब उसके पास एक ही विकल्प है, किसी तरह ईंधन खत्म होने से पहले विमान को न्यूयॉर्क तक ले जाना। आखिरकार विमान के पंख पर लगी आग अपने आप बुझ जाती है, लेकिन ईंधन बेहद कम बचा है, इसलिए रेफॉर्ड को जबरदस्ती लैंडिंग की तैयारी करनी पड़ती है। उधर क्लोए अपने घर पहुंचती है, लेकिन घर पूरी तरह खाली मिलता है। मां के गहने बाथरूम में रखे हुए होते हैं और फोन में वॉइस मेल। क्लोए को वहां आयरीन की बाइबल मिलती है, जिसे वो गुस्से में खिड़की से बाहर फेंक देती है। बाद में वो पास्टर से मिलता है, जो बताता है कि ये रैप्चर है, ईश्वर ने सच्चे विश्वासियों और बच्चों को स्वर्ग बुला लिया है। ये सुनकर क्लोए और भी टूट जाती है। विमान में रेफॉर्ड को अपने सह पायलट की चीजों में एक घड़ी और बाइबल स्टडी नोट्स मिलते हैं। धीरे धीरे उसे भी एहसास होने लगता है कि उसकी पत्नी आयरीन सही थी। इस बीच यात्रियों में अफरा तफरी और बढ़ जाती है। एक महिला बंदूक लेकर सबको धमकाती है, लेकिन कैमरन और रेफॉर्ड मिलकर उसे काबू में कर लेते हैं। कुछ देर बाद रेडियो से संपर्क होता है और पता चलता है कि पूरी दुनिया में हजारों विमान क्रैश हो चुके हैं और हवाई अड्डे भरे पड़े हैं। कहीं उतरना लगभग नामुमकिन है। फिर भी रेफॉर्ड लैंडिंग की जगह तलाशने का फैसला करता है। कैमरन सैटेलाइट फोन से क्लोए से संपर्क करने की कोशिश करता है। आखिरकार क्लोए कॉल उठाती है और अपने पिता से बात करती है। दोनों भावुक होकर आई लव यू कहते हैं। क्लोए बताती है कि उसने एक कंस्ट्रक्शन साइट पर जगह ढूंढी है जहां विमान उतर सकता है, लेकिन विमान की गाइडेंस सिस्टम काम नहीं कर रही होती, इसलिए क्लोए कंपास ऐप से लोकेशन बताती है और अचानक एक बड़ा विस्फोट कर देती है। वो पास के गैस टैंकों पर ईंधन डालकर आग लगाती है ताकि उसके पिता उस रोशनी को देख सके। रेफॉर्ड उसी दिशा में विमान उतारना शुरू करता है। विमान जमीन से टकराते हुए घिसटता है, कई बार झुकता है, लेकिन अंत में रुक जाता है। पूरा विमान आग और धमाके से बच जाता है। सभी यात्री जिंदा बचते हैं। थकी हारी क्लोए ट्रक से उतरकर वहां पहुंचती है, जब क्लोए द्वारा लगाई गई आग दोबारा विस्फोट करती है। पैटी तुरंत इन्फ्लेटेबल स्लाइड निकालती है ताकि सभी यात्री सुरक्षित रूप से विमान से उतर सकें। जैसे ही लोग नीचे आते हैं, क्लोए दौड़कर कैमरन और अपने पिता रेफॉर्ड को गले लगाती है। इसके बाद सभी लोग शहर की ओर देखते हैं, जहां दूर दूर तक आग दिखाई दे रही है। कैमरन धीरे से कहता है, ये शायद दुनिया का अंत है, लेकिन क्लोए शांत स्वर में जवाब देती है, नहीं, ये तो बस शुरुआत है। और यहीं पर यह फिल्म समाप्त हो जाती है।